नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज खबर इस महत्वपूर्ण विषय पर कि भारत और अमेरिका के बीच में इतने दिनों से ट्रेड डील को लेकर के जो भी बयान चल रहे हैं, क्योंकि भारत अनाउंस कर चुका है, अमेरिका अनाउंस कर चुका है कि ट्रेड डील हो गई है, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इस डील में है क्या। किस तरह से भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अमेरिका को परमिशन दी है। क्या भारत ने वाकई में तेल खरीदने की मना किया है? क्योंकि जब ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आया तब यह बात थी कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। भारत ने इसका भरपूर सेलिब्रेशन किया और यह बताया कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन हर दिन इंतजार इस बात का था कि किसी दिन वो डिटेल ड्राफ्ट जब बाहर आएगा तब यह रियलिटी पता चलेगी कि क्या भारत ने वाकई में अमेरिका को कमिट कर दिया है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। नंबर दूसरा, अमेरिका ने कहा था कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। तो क्या वाकई में भारत ने $500 बिलियन एक साल में खरीदने की बात की है, 5 साल में खरीदने की बात की है? यह कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो $500 बिलियन का सामान खरीदेगा तो क्या भारत F-35 खरीद लेगा? क्या भारत अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा? क्या रूस के तुलना में अमेरिकी तेल खरीदना शुरू करेगा? ये सभी ऐसे प्रश्न थे जिनको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। सदन के अंदर लगातार इस बात पर हंगामा चल रहा था कि भारत ने किन परिस्थितियों में अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। क्या भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यह कहा जा रहा था कि हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए भारतीय बाजार खुल गया है, तो क्या भारत के अंदर अमेरिकी जो गुड्स हैं अब वो बेरोक टोक अंदर आ पाएंगे? क्या भारत के एग्रीकल्चर सामान जो अमेरिका में जा सकते थे उनकी जगह अमेरिकी एग्रीकल्चरल गुड भारत में आने लगेंगे? ये जो बहुत सारा खुला हुआ जो पोर्टफोलियो था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी क्लैरिटी अब आ चुकी है। कल रात को ही ये क्लैरिटी आई, आज ये पूरी तरह से मीडिया में है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में अल्टीमेटली इस ट्रेड का फ्रेमवर्क क्या डिसाइड हुआ है, कितने साल में $500 बिलियन का सामान होगा, भारत का कौन सा सामान जा पाएगा, अमेरिका का कौन सा सामान भारत में आ पाएगा, और अब अल्टीमेटली बवाल क्या हो गया है। क्यों फिर से अपोजिशन इस बात को लेकर के हमलावर हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री तो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके साथ में एप्स्टाइन फाइल में नाम 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 दिखा करके उनसे इस बात पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इन्होंने पूरी तरह से भारत को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। कौन सी ऐसी बात है जिसे लेकर के इस ट्रेड डील को ट्रैप डील अब अपोजिशन कह रहा है? आइए विस्तार से आज के सेशन में इस ट्रेड डील को समझने का प्रयास करते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर क्या बयान है सब समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आज की हेडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है $500 बिलियन का मार्केट, 500 बिलियन का इंपोर्ट। वहीं भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताई गई है कि यह अमेरिका को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को सामान बेचने योग्य होगा। इस तरह से इस ट्रेड डील को दिखाया जा रहा है। तो आइए हम आपको सारे हाइलाइट्स एक एक करके बताते चलते हैं, सारी बातों को समझाते चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात को 50% से 18% क्या हो गया है? आंसर है जी हां, आज सुबह से ही हो चुका है। 50% की जगह 18% 7 तारीख सुबह 0:0 पर, मतलब 12 बजने के बाद 1 मिनट से यह लागू हो चुका है। ठीक है, हुआ यह है कि भारत पर रूस के कारण रूस से तेल परचेज करने के कारण जो 25% टैरिफ था वो भी हटा दिया गया है, यह मानते हुए कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन यहां पर यह बात जानने योग्य है कि अमेरिका ने कहा है कि हम निगरानी कर रहे हैं, अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रशियन तेल खरीदता पाया जाता है तो हम उस पर फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या यह आज का वास्तविकता में सेलिब्रेशन का पॉइंट है भी या नहीं? 50% टैरिफ को 18% टैरिफ कहना, या फिर 50% टैरिफ को 47% टैरिफ कहना, 47 नहीं 43% टैरिफ कहना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली अब जब 18%, 25 से 18 बना है, तो 18 के साथ प्लस 25% यानी 43% टैरिफ हमारे ऊपर पड़ेगा अगर हम रूस से तेल खरीदते रहते हैं, और वो अमेरिका ऑब्जर्व कर रहा है। इन सारी बातों को उनका ऑब्जर्वेशन है। तो आज का सेशन में यह बात ही सबसे बड़ा बवाल है कि 50 को 18 बता रहे हो कि 50 को 43 बता रहे हो। हुआ क्या, सिलसिलेवार तरीके से सुनते चलिए। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पीयूष गोयल जी के ट्वीट के ऊपर एक रिप्लाई किया गया, कहा गया कि हमने एक ग्रेट डील कर ली है, इंडिया और यूएसए की ग्रेट डील हो गई है। पीयूष गोयल जी जो कि इस पूरी तरह से डील को लीड कर रहे थे, वो पूरी तरह से इसको करने में नेगोशिएशन के तमाम राउंड्स में थे, उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी कि क्या क्या हो गया है। उन्होंने बताया कि इंडियन गुड्स पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा,
की सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल है, कपड़ा है, लेदर है, फुटवियर है, प्लास्टिक है, रबर प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिकल है, होम डेकोर है, आर्टिसन प्रोडक्ट है और कुछ ऐसे आइटम जो लार्ज इकोनॉमी में यूज होते हैं, उन सब के ऊपर टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया गया है। उन्होंने अपनी तरह से पूरी डिटेलिंग इसकी देना शुरू किया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके द्वारा साझा हुए। उन डॉक्यूमेंट्स में यूएस के साथ इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अब वो सामने निकल कर आया और उस डॉक्यूमेंट में निकल कर आया कि एग्रीकल्चर को लेकर क्या बात हुई है। देखिए, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब जितने भी अमेरिकी औद्योगिक सामान हैं उन पर से इंडिया अपना टैक्स एलिमिनेट कर देगा और वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड सोरघम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट एंड एडिशनल प्रोडक्ट। देखिए, ये जो पहली लाइन है ना, इसी पर ही सारा की सारा खेला मचा हुआ है। जो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर के इतने दिन से एक बवाल मचा हुआ था कि अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र को खा जाएगा, उसका एक रूट निकाला गया, बाईपास। बाईपास ऐसा कि हमारे किसानों को यह नहीं लगेगा कि उनके हिस्सा अमेरिका को दे दिया है, लेकिन जहां जहां हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, वहां पर अमेरिका को एंट्री दे दी गई है। कहां, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन। ये ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन क्या होते हैं? असल मायने में अगर आप जानते हैं तो जब सोयाबीन या सरसों, इनसे तेल निकाल लिया जाता है तो एक खली बचती है, चूरा बचता है, जो गाय भैंस को खिलाया जाता है उनके खाने के साथ मिला करके, चारे के साथ मिला करके, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है, जिसमें कार्ब्स भी होते हैं, जिससे कि मतलब न्यूट्रिशन मिलता है, यूं समझकर चलिए। ये पशुधन को खिलाया जाने वाला खाद चूरा है। ऐसे ही गाय भूसा खाती है, भूसे के साथ में, उसके साथ में अगर कोई चीज मिला दी जाए जो कि गेहूं का बाई प्रोडक्ट हो, ज्वार का बाई प्रोडक्ट हो, मतलब एक प्रकार से मूल प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट हो, तो वो पशुओं के लिए पशु चारा बनता है। आसान भाषा में इसे आप खली के रूप में समझ सकते हैं, जो चूरा खली होती है जिसको हम पशुओं को खिलाते हैं। राजस्थान में भाई खली बोलते हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं वो बताइएगा, ठीक है साहब। रेड सोरगम, जो ज्वार है हमारे देश के अंदर, जिसको मिलेट्स में शामिल किया जाता है, तो लाल ज्वार ये भी पशुओं को खिलाने के लिए काम में ली जाने वाली चीज है, पोल्ट्री में काम में ली जाने वाली चीज है। इंसान भी खाता है, लेकिन ज्वार, रागी और बाजरा बहुत ही मिलेट फ्रूट की तरह से, इतना रेगुलर स्टेपल फूड की तरह से यूज हो रहा है। इसके तरह साथ में ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड और सोयाबीन ऑयल, हम एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं, तो यहां पर सोयाबीन ऑयल भी इंपोर्ट यहां से किया जा सकेगा। आप सभी जानते हैं कि भारत ने बायोफ्यूल पॉलिसी के लिए अभी हाल ही में पेट्रोल के अंदर हम लोग इथेनॉल मिलाने लगे हैं, और इथेनॉल जो है वो एक तरह से अल्कोहल के तरीके से मिलाने लगे हैं। तो अल्कोहल में हम वाइन और स्पिरिट को भारतीय बाजार में आने देंगे, अमेरिकी वाइन और स्पिरिट को। स्पिरिट टेक्निकली एथेनॉल ही है और उसे हम अमेरिका से भारतीय बाजार में आने देंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका लगातार यही तो बोल रहा था कि हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स को आप अपने यहां आने दीजिए, तो हम अब स्पिरिट इंपोर्ट पर भी फोकस कर रहे हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो भारतीय बाजार में स्पिरिट की, अमेरिकी स्पिरिट की एंट्री हो जाएगी। अमेरिकी स्पिरिट की एंट्री हो जाएगी का मतलब है कि जो बायोफ्यूल पॉलिसी के लिए हम अपने किसानों से खरीद रहे थे गेहूं, चावल या फिर मक्का, जिसके की वजह से हम अल्कोहल बना रहे थे, बायोफ्यूल के लिए हम रिफाइनरीज लगा रहे थे, उन मतलब डिस्टिलरीज लगा रहे थे, उनसे अब हमारे पास में एक ऑप्शन और निकल कर आ गया कि हम अमेरिका से स्पिरिट परचेज कर पाएंगे। तो उनके एग्रीकल्चरल हित का भी हमने यहां पर बाईपास तरीके से ख्याल रख लिया, जिसमें हमारे किसानों को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं किया गया। इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए तो इसी बायोफ्यूल में हमारा किसान भी अगर अपना सामान बेचता तो ज्यादा पैसे कमाता, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली थी तेल की मतलब बायोफ्यूल के अंदर किसानों को ज्यादा दाम मिल सकते थे फसलों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बायोफ्यूल की वजह से कृषि की उत्पादों की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो अब उसका एक बाईपास आ गया, तो यहां से अमेरिकी गुड्स की एंट्री भारतीय बाजार में हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट विल अप्लाई ए रेसिप्रोकल रेट ऑफ 18% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन ऑफ अप्रैल 2 2025। अब बहुत सारे ऐसे ओरिजिनेटिंग गुड्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड ऑल, उन सभी गुड्स पर जो यहां से जाते थे अमेरिका, उन पर 18% टैरिफ की बातें यहां पर कही। ऐसी तमाम चीजें इस पूरी डिटेल में कही गई हैं, जिन्हें मैं आगे चल के आपको एक एक करके और डिस्क्राइब करते हुए बताता चल रहा हूं।
जो बातें पीयूष गोयल जी ने पब्लिक की हैं वही बातें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वाशिंगटन हाउस मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से अपने वेबसाइट पर भी डाल दी गई हैं। दोनों की तरफ से सेम प्रकार का स्टेटमेंट आया है। इन्हीं सब बातों को पीयूष गोयल जी ने एक एक करके एक्सप्लेन भी किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर। क्या कि इंडिया यूएस ट्रेड डील विल ओनली प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू यूएस मार्केट। हमारे प्रोडक्ट्स को अब भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका में आसानी से जा पाएंगे। इसके लिए इन्होंने कहा कि अब हमारा जो टैरिफ है वो 18% रहेगा। हमें टेक्सटाइल पर यानी कपड़ों पर, सिले हुए कपड़े और मतलब बिना सिले कपड़े, धागे, उन सभी पर हमारे ऊपर 18% टैरिफ रहेगा। लेदर और फुटवियर पर, प्लास्टिक और रबड़ पर और कुछ मशीनरीज पर, ऑर्गेनिक केमिकल्स पर, घर के सजावटी आइटम्स पर और जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं उन पर अब हमारे ऊपर 18% टैरिफ रहेगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर हमने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का भी काम किया है, जिसमें यूएस के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल जो गुड्स हैं उनमें आसान एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में हम डेटा सेंटर्स को अब आसानी से स्टैब्लिश कर पाएंगे। क्या हुआ है ना कि भारत अपने देश में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने हाल ही में $50 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट की बात कही है। अब वो $50 बिलियन किस नाम पर करना चाहते हैं? भारत को वो एआई के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार के रूप में देखते हैं। उन्हें भारत में डेटा सेंटर बनाना है। डेटा सेंटर बनाना है तो डेटा सेंटर के लिए मशीनें चाहिए। भाई डेटा सेंटर में बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, तो डेटा सेंटर के अंदर जो मशीनें लगेंगी वो कहां से आएंगी? तो वो अमेरिका से आ जाएंगी। तो अमेरिकी कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी खुद का पैसा वापस ले जा रही हैं। इसको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हमें आसानी होगी डेटा सेंटर बनाने में, क्योंकि कंपनी भारत के अंदर $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कह रही है, लेकिन जब वो यहां आएगी तो सामान फिर से अमेरिका से मंगवाएगी और अमेरिका से डेटा सेंटर भारत में बन जाएगा। स्ट्रेंथनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, ह्यूज सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर बेनिफिट विद रिड्यूस्ड कॉस्ट, सेवरल एमएसएमई स्टार्टअप्स टू गेन थ्रू जॉब क्रिएशन, ये सारी बातें यहां पर कही गई। साथ में कहा गया कि टैरिफ्स जो हैं वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर से, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स पर से, जेम्स एंड डायमंड्स पे से, इन सब से पूरी तरह से टैरिफ हटा दिए गए हैं। यहां पर बताते हुए पीयूष गोयल जी ने कहा कि हमारे लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अब कंप्लायंसेस को कम किया गया है, प्रोसीजरल जो डिले है उसको कम किया गया है, मैसिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉइज उसे ओपन किया गया है। होता क्या था, इन्हें नॉन टैरिफ बैरियर्स कहा जाता था। जैसे भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के अंदर 18% टैरिफ को लेकर लड़ाई चल रही है, मान लीजिए 50% उनने लगा रखा है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम उनकी कंपनियों को जल्दी से लाइसेंस नहीं दे रहे काम करने के लिए। ऐसे बैरियर्स जो टैरिफ से नहीं, बिना उसके तकनीकी तरीके से कर दिए जाएं, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स कहे जाते हैं। तो दोनों देशों ने म्यूचुअल एग्री किया कि एक दूसरे के ऊपर अब नॉन टैरिफ बैरियर से हम मुक्ति पाएंगे। तो ये यहां पर अनाउंसमेंट और निकल करके आया। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन को डेवलप करने के लिए इंक्रीजिंग ट्रेड इन टेक प्रोडक्ट्स लाइक जीपीयू, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, लो कॉस्ट फॉर ओवर कंपनीज विद बेटर एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये तमाम प्रकार की बातें निकल करके आई और नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करने की बातें हुई। जहां तक बात हो कृषि की, तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो सबको याद रखने योग्य है, वो ये कि भारत ने अपने सब्जी के बाजार में, अपने किसी प्रकार के फल बाजार में, अपने वेजिटेबल बाजार में और जो अन्न बाजार है, अनाज बाजार है, उसमें अमेरिका की कोई एंट्री नहीं दी है। साफ तौर पर लिखा गया है कि नो एंट्री फॉर वेजिटेबल्स, यानी कि कोई भी अमेरिका से हमारे यहां पर सब्जियां नहीं आएंगी। नंबर दूसरा, नो एंट्री फॉर वेजिटेबल्स में बताया गया कौन सी सब्जियां हैं जिनको पूरी तरह से मना कर दिया गया है कि ये हमारे देश में नहीं आएंगी। साथ ही साथ फलों की बारे में बात की जाए तो जो फल हमारे यहां पैदा होते हैं उनको हम अमेरिका से परचेज नहीं करेंगे ताकि किसानों के हितों को नुकसान ना हो। साथ ही साथ में अनाज के अंदर जो सबसे बड़ा डर था कि अमेरिका हमारे देश में मक्का भेज देगा या जीएम क्रॉप्स हमारे देश में भेज देगा, उन सब पर मनाही है कि भारत में ना तो गेहूं आएगा ना आटा आएगा। आप किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर ये सब चीजें नहीं बेच पाएंगे। भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट करते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा डर था जिसके ऊपर बड़ी दिक्कतें हुई थी कि अमेरिका हमारे देश में वो गेहूं का मतलब गाय का दूध भेजना चाहता है या डेयरी प्रोडक्ट्स भेजना चाहता है जो वहां पर मीट मांस खिलाकर के जो गाय भैंसों को तैयार किया जा रहा है उनके दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भेजना चाहता है। हमने उस पर भी साफ मना कर दिया है। ना तो दूध, ना ही दूध से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स भारत के अंदर अमेरिका से आएंगे, ना ही मसालों से जुड़ी कोई चीज अमेरिका से हमारे देश में आएगी। एक प्रकार से देखा जाए तो किसानों के हितों का और पशुपालकों के हितों का वाकई में यहां पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि इनके हित भारत में बड़ी चुनौती बने हुए थे। हमारी ट्रेड डील्स में एक बड़ा बैरियर थे
अमेरिका लगातार भारत के कृषि क्षेत्र को ओपन करने की मांग कर रहा था और भारत लगातार इनकार कर रहा था कि हम कृषि सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश के किसानों के हित इससे प्रभावित होंगे, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा यहां पर उन चीजों के अंदर मना कर दिया गया है और ये बात इनके द्वारा बोली गई है, पीयूष गोयल जी के द्वारा पब्लिकली इस बात को लिखित में भी दे दिया गया, सब तरह से दे दिया गया। अब सब ये सारी बातें हो रही थी तो एक सवाल निकल कर आया कि अमेरिका के द्वारा लिखा गया कि हमारे लिए इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लो टैरिफ और टैरिफ को हटा दिया गया है। तो फिर सवाल बनने लगा, अमेरिका कह रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में से टैरिफ हटा दिया गया है, आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आने ही नहीं दे रहे, तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका कहता है कि उस पर अब वो नहीं लगेगा? तो भारत ने सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम, सेब, प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, पशु चारा, इन पर से शुल्क को कम किया है। मतलब ये चीजें अमेरिका हमारे देश में बेच पाएगा। भारत अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बातें इनमें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका से हमारे पास में वाइन, स्प्रिट, ट्री नट्स और सोरगम यानी ज्वार और खली जो पशु चारा है वो हमारे पास आएगा। अमेरिका ने बकायदा इस तरह से एक तस्वीर डालकर के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से डालकर भारत के मैप पे अमेरिकी हैंडल में इस तरह से चीजें दिखाई हैं कि भारत के अंदर यूएस ट्री एंड रेड सोरगम जा पाएगा, यूएस फ्रेश एंड प्रोसेस फूड जा पाएगा, यूएस वाइन एंड स्प्रिट जा पाएगी, यूएस ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन जा पाएगा। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये वो मैप है जो भारत का मैप है। भारत आधिकारिक रूप से जिस मैप को मानता है। इस मैप में दिक्कत क्या है? पाकिस्तानियों को दिक्कत है, चीनियों को दिक्कत है। कैसे? पाकिस्तानी लोग इस मैप के अंदर जो हिस्सा मानते हैं उनका कहना है कि हम तो ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतना हिस्सा कवर करके बैठे हैं। चाइना वाले कह रहे हैं हम इतना करके बैठे हैं। तो अक्सर ये होता है कि अमेरिका जब भी ये मैप जारी करता था तो यहां पर इस प्रकार से डॉटेड लाइन लगा करके जारी करता था। वहीं पर चाइना जब जारी करता था, मतलब इस तरह से अमेरिका भी अक्सर पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और चाइना के द्वारा जो ऑक्यूपाइड एरिया है उन दोनों को डॉटेड लाइन से दिखाता था। लेकिन इस मैप में इन्होंने कंप्लीट मैप दिखाया है। इससे एक प्रकार का भारतीयों को लगा कि अमेरिका ने भारत का पक्ष ले लिया है पाकिस्तान के सामने। यह भी एक बड़ी खबर बनी है सोशल मीडिया पर कि देखा, मैप अमेरिका ने वो यूज किया है जो भारत का ओरिजिनल है। हालांकि अब इसको लेकर के बयान आ रहे हैं कि हो सकता है उनके डिपार्टमेंट ने इस बात पर ये ध्यान ही ना दिया हो, वो इस बात पर खुश हो रहे हो कि साहब यहां पर इनके देश में हम क्या क्या बेच पा रहे हैं। खैर जो भी है, भारत का ये मैप आना भारत के लिए अच्छी बात है। भारत का पब्लिक जो इंटरनेशनल जो स्टैंड है उस स्टैंड को दिखाता है कि भारत दुनिया के सामने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो क्लेम रखता है वो कितना अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य है। ठीक है साहब, इस डील में टैरिफ के बदलाव को तो बात कही गई है, साथ में यह भी कहा गया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदेगा अगले 5 साल में। तो ऐसे में कौन से प्रोडक्ट खरीदेगा? तो एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा, विमान और विमान के पार्ट्स खरीदेगा, कीमती धातुएं खरीदेगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और कोकिंग कोल खरीदेगा। यह बात यहां पर निकल कर आई है। कुल मिलाकर के भारत का सामान अमेरिका और अमेरिकी सामान भारत में आ पाएगा। अब बड़ा सवाल है कि इस डील के बीच में रूस के साथ जो डील है उसको लेकर के क्या कोई बात हुई है क्या? मतलब ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो जाकर के हम इसके टैरिफ घटाकर 18% कर देंगे। तो देखिए, जो ट्रेड डॉक्यूमेंट है ना उसमें रूस से तेल खरीदने पर कुछ नहीं कहा है। कहा क्या है, एक अलग से व्हाइट हाउस ने लेटर जारी किया है। व्हाइट हाउस की स्क्रीन पर, वेबसाइट पर एक लेटर डला है जिसमें लिखा है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। हमने ड्यूटीज को मॉडिफाई किया है इस वजह से कि रशियन फेडरेशन की वजह से जो अमेरिका को दिक्कतें हो सकती हैं उनको देखते हुए हमने ड्यूटीज में मॉडिफिकेशन किया है। इस लेटर में इन्होंने एक बात लिखी है, और क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को किसी तरह की थ्रेट ना आए, इसलिए इन्होंने फिलहाल के लिए इंडिया पर से 25% टैरिफ हटाए हैं। लेकिन इस लाइन में यहां पर एक बात ट्रंप की तरफ से कही गई है, और वो ये है कि मेरे द्वारा भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगे हैं ये पूरी तरह से मॉनिटर किए जाएंगे। इसमें लिखा गया है द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इन कोऑर्डिनेशन विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एंड एनी अदर सीनियर ऑफिशियल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स डीम एप्रोप्रिएट shall monitor whether India resumes directly or indirectly importing Russian Federation। यहां पर यह बात देखने योग्य है कि इन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी है कि हम यहां पर देखेंगे कि indirectly importing Russian Federation oil as defined in section 7 executive order this and this
इसका मतलब यह है कि आई शुड टेक एडिशनल एक्शन एज टू इंडिया, इंक्लूडिंग वेदर आई शुड रीइंपोज द एडिशनल एड वैलोरम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25% ऑन इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अब यहां से आगे कॉमर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से, वित्त मंत्रालय के माध्यम से निगरानी करेंगे कि क्या इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है। अगर इंडिया रूस से तेल खरीदता हुआ पाया जाता है तो फिर हम उनके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा देंगे। इस बात के आने के बाद से ही भारत के अंदर राजनीति गरमाई हुई है कि भारत ने एक तरफ अमेरिका से जिस ट्रेड डील को सेलिब्रेट किया है कि हमने, इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली, क्या वो वाकई में सेलिब्रेशन है या फिर सरेंडर है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर यह बोल रहा है कि मैं मॉनिटर कर रहा हूं आपको। क्या दूसरा कोई देश आपके देश को मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है? यह अपोजिशन के अब सवाल हैं। यही कारण है कि महुआ मोइत्रा अपोजिशन की तरफ से लिखती हैं, मोदी जी ने इंडिया को सरेंडर लैंड बना दिया है, क्योंकि 25% टैरिफ कट रशियन ऑयल से परचेज करने पर जो नहीं लगेगा, वो असल मायने में भारत की निगरानी हो रही है। कांग्रेस ने इस बात को लिखा कि मोदी जी इस जगह पर कॉम्प्रोमाइज हुए और उन्होंने कहा, ट्रंप ने मोदी से कहा कि डोंट बाय चीप रशियन ऑयल, मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप ने कहा बाय एक्सपेंसिव अमेरिकन ऑयल, मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप ने कहा वी विल इंपोज 18% टैरिफ ऑन यू, मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप ने कहा यू विल गिव अस 0 टैरिफ, मोदी जी ने कहा यस सर। तो दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, दिस इज सबमिशन। कांग्रेस ने कहा कि यह कोई कूटनीति नहीं है, भारत ने अपने आप को उनके अधीन कर दिया है, भारत उनके सामने झुक गया है, भारत ने उनकी शर्तों को मानते हुए यह सारा काम किया है। द मोदी डैमेज मोदी इज इन्फ्लिक्टिंग टुडे विल नॉट एंड टुडे। तो मोदी जी जो नुकसान भारत को पहुंचा रहे हैं वो बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाएगा। तो क्या बड़ा सवाल है, जिस बात को ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम निगरानी करेंगे, तो क्या भारत तैयार हो गया? क्या भारत ने आज अपनी संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि हम दुनिया के किस देश से क्या संबंध रखते हैं? क्या भारत के लिए अमेरिका के साथ हो रहे टैरिफ के नुकसान से या ट्रेड के नुकसान से हम इतने विचलित हो गए कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और बंद करके खुद के ऊपर निगरानी को स्वीकार कर लिया? ये कुछ सवाल हैं जो भारत सरकार से अपोजिशन पूछ रहा है। इसके पीछे का तर्क भी है। तर्क यह है, आज भारत सरकार की तरफ से अगर इस बात का खंडन हो तो वो क्या है? असल मायने में भारत को अमेरिका से व्यापार करके $40 बिलियन का लाभ होता है। अगर भारत को अमेरिका से व्यापार करके लाभ हो रहा है तो भारत उस डॉलर के इनकमिंग को नहीं रोकना चाहता। क्यों नहीं रोकना चाहता? क्योंकि भारत के लिए डॉलर का एकमात्र जो बड़ा सोर्स है वो अमेरिका है, नंबर 2 पर यूरोपियन यूनियन और नंबर 3 पर बांग्लादेश है। बाकी हर देश के साथ हम व्यापार करा के अपने डॉलर्स बाहर भेजते हैं। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जिससे हमें डॉलर की आवक होती है, और जब डॉलर की आवक होती है इसी कारण से रुपया मजबूत बना रहता है। ट्रेड डील के होते ही रुपया लगभग ₹2 तक मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर की आवक सुनिश्चित हुई, क्योंकि भारत व्यापार करके पैसा कमाएगा। अगर इसको रिवर्स दिशा में घुमा दिया जाए कि डॉलर जा रहा हो, जा कहां रहा था? रशिया के साथ व्यापार करके तेल खरीदने पर हम अपने जेब का डॉलर वहां दे रहे थे। अमेरिका ने हमें रशिया का अल्टरनेटिव वेनेजुएला का ऑयल दे दिया कि आपको रूसी तेल नहीं खरीदना है, और आप अगर वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो आपको सस्ता तेल भी मिल जाएगा। आपके रिफाइनरीज जो हार्ड ऑयल रिफाइन कर पाती हैं वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाइए और तेल को बेचिए। भारत का अपना स्टैंड है कि हम किसी एक देश से तेल नहीं खरीदते, हम मल्टीपल देश से तेल खरीदते हैं। रही बात रूस के साथ भारत के रिश्तों की, तो आज से 4 साल पहले तक भारत रूस से 0% आसपास तेल खरीदता होगा, 1-8% तेल खरीदता होगा, क्योंकि उस समय तक हमारे लिए रूस तेल का सोर्स था ही नहीं। ये तो रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ, रूस ने तेल की कीमतों को दुनिया में सबसे सस्ता कर दिया, उस समय भारत ने इनसे तेल खरीदना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के भारत अगर रूस से आज तेल नहीं खरीद करके भी 4 साल पहले रूसी वाले जो संबंध थे उन तक भी बरकरार रह जाता है, जो भी अमेरिका को बड़े चुभते थे, जिनमें डिफेंस डील और तमाम प्रकार के हमारे और उनके रिश्ते थे, उन सब के साथ भी भारत को लगता है कि अगर वो डॉलर के आने को सुनिश्चित कर पाए तो वो देश की बड़ी विन होगी। ऐसा क्यों? सरकार की मजबूरी कहां फंसी? आज जिस प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह कहा जा रहा है कि साहब एप्स्टीन फाइल में आप ट्रैप हो गए, असल मायने में देश के समय इस समय बड़ा संकट यह है कि प्रधानमंत्री को यह पता है कि अगर मेरे देश की अर्थव्यवस्था गिरती है,
डॉलर की कमी होती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में कम आता है, क्योंकि अमेरिका के प्रभाव में दुनिया के सारे देश चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। ना रशिया बोल पा रहा है, ना रशिया बचाने जा पाया वेनेजुएला को, ना चाइना बचाने जा पाया वेनेजुएला को, ईरान के नाम पर भी सब चुप बैठे हुए हैं। दुनिया का कोई देश अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर हम अमेरिका के सामने केवल विपक्ष के उकसावे पर जाकर खड़े हो गए कि नहीं नहीं साहब, जैसा हुआ पहले भी, भारत के प्रधानमंत्री को उकसाया ही तो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप कुछ बयान नहीं देंगे, आप ट्रंप के ऊपर कुछ बयान नहीं देंगे, तो हमारा देश तो पॉलिटिक्स में चल रहा है। तो ऐसे में हमको ज्यादा बड़ा नुकसान किस विषय पर हो रहा है? ज्यादा बड़ा नुकसान देश की पॉलिटिक्स में हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहा है? तो यहां पर अभी ठंडा करके खाने को सबसे बेस्ट समझा गया है कि सुनो रशिया, जब तुम खुद ही तुम्हारा स्टैंड नहीं ले पा रहे तो हम तुम्हारा स्टैंड क्या ही लें। रशिया से खुद से कहा जा रहा है कि भाई तुमने कुछ दिन पहले डिफेंस एग्रीमेंट वेनेजुएला से किया, बचाने के लिए तुमसे उसके लिए निकला नहीं गया। ईरान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसने तुम्हें शहीद ड्रोन दिए थे, तुमने उसके नाम पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया। तुम खुद के लिए तो खड़े नहीं हो पा रहे हो, हमारे लिए क्या? तुम्हारे ऊपर कोई सैंक्शन अमेरिका ने लगाए, तुम्हारा माल नहीं बिक पा रहा, हम अपने आप को बचाएं कि तुम्हारे साथ मित्रता को बचाएं, जो मित्रता पैसे लेकर हो रही थी। रूस फ्री में तो तेल दे नहीं रहा था, पैसे लेकर के अगर व्यवहार निभा रहे थे तो तुम्हारी हम आवश्यकता बन गए थे। तो इस मित्रता में हम अपना कब तक नुकसान करवाएं? अब भारत इस मामले में सेल्फिश होकर के अमेरिका के साथ चल पड़ा है, लेकिन इस सेल्फिश होकर के हम डॉलर के इंपोर्ट को सुनिश्चित कर लिए कि डॉलर बढ़िया मात्रा में आएगा, ट्रेड डील बढ़िया हो जाएगी। लेकिन लोकल मुद्दे पर इसको दिखाया कैसे जा रहा है कि मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। कहा गया है कि आपका एप्स्टीन फाइल में नाम है, अब आपको रूस से तेल खरीदना बंद करना है, अमेरिका आपको मॉनिटर कर रहा है। जबकि ट्रंप का यह बोलने का अंदाज हमेशा से है कि वो किसी भी देश के ऊपर बयान यही देता है। देश भारत के लिए ही संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है ट्रंप का बयान। इस समय तो दुनिया का हर देश अपनी स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष कर रहा है कि हमको, हर व्यक्ति को तो यह आदमी बोल यही रहा है कि तुमको मैं इस तरह से देखता हूं। कुछ दिनों पहले डेनमार्क को जिस तरह से थ्रेट कर रहा था, दुनिया के जिस तरह से दुनिया भर के देशों को यह बयानबाजी में कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा और वो कर दूंगा, हर देश की संप्रभुता को तो इस आदमी ने चैलेंज किया हुआ है। तो फिलहाल भारत ट्रेड डील के माध्यम से इसको बहुत इजी मूव बनाकर आगे निकाल रहा है, लेकिन देखना होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने इसे कैसे हैंडल कर पाता है। कुल मिलाकर तेल के इंपोर्ट की बात हो तो यह भारत की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका और रूस को साध कर चलना बड़ा चैलेंज है। जहां तक बात हो एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हमें निश्चित ही इनके साथ लाभ होगा। और अब भारत ने यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ, जिन जो हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उन दोनों के साथ ट्रेड डील कर ली है, जो भारत के एक्सपोर्ट्स को और भारत के बाजार को बड़ा बनाने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन इनका क्या? इनको हाल ही में जिस बात की मिर्ची लगी वो ये कि भारत का संपूर्ण नक्शा जारी हो गया। अमेरिका वो नक्शा जारी कर दिया जिससे इनको मिर्ची लग गई कि भाई पीओके पूरा भारत का है। भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ को बोलना पड़ा इसके चलते कि हम पीओके को लेकर रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, इन्होंने कहा कि कश्मीर विल बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा कश्मीर। इस तरह का बयान देकर के इनको यह बताना पड़ा कि अमेरिका आज भी हमारा देश है, हमारा दोस्त है। वहीं इनके बारे में बात निकल कर आ रही है बांग्लादेशियों के बारे में कि इन्होंने कोई सीक्रेट डील कर रखी है अमेरिका से, जिसे इलेक्शन होने से पहले पहले ये दोबारा से रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं। यहां पर बांग्लादेश में इलेक्शन है, काफी दिन से अपन ने बांग्लादेश कवर भी नहीं किया है। तो जो टैरिफ्स के बारे में बात थी, बोले उस चीज को यूनुस जो है वो सेंसिटिव तरीके से फिर से बात करने जा रहे हैं कि साहब हमारी जो गुप्त डील हो रखी है आपसे, उसको आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, क्योंकि भारत को आपने ट्रेड में राहत दे दी है। हमारा क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश पर 20% टैरिफ पड़ता है, भारत पर 18% पड़ेगा। ऑलरेडी बांग्लादेश के कई कारखाने बंद हो रहे हैं, इस पर हम सेशन भी किए हैं। ऐसे में अगर भारत का और सस्ता माल अगर बांग्लादेश से अमेरिका जाने लगा तो बांग्लादेश को और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यूरोप के अंदर हमारी एंट्री हो गई है, अब अमेरिका में भी हमारी एंट्री हो जाएगी कपड़े के अंदर और अपरेल टेक्सटाइल के अंदर। ऐसे में बांग्लादेश को फिर से जाना पड़ रहा है अमेरिका कि सर जल्दी से कोई हमारे साथ सीक्रेट डील कर लो। अब देखो, जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं अब वो राष्ट्रीय मुद्दों के अंदर कंसीडर होने लगे हैं। ये ओवर एक्सपोजर जो भू राजनीति का है वो हमारे देश की सरकार देश में कैसे हैंडल करती है, ये देखने वाली बात होगी। आज सरकार को ये रियलाइज हो रहा होगा कि एक समय तक जब भू राजनीति लोगों को समझ में नहीं आती थी, जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी, तब तक लोगों के लिए देश की राजनीति ही बड़ी होती थी। अब हर व्यक्ति भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स समझने लगा है, तो उसे सब बातें समझ में आने लगी हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो अपने साथियों को साथ भी इसको साझा करिएगा। हमारे कोर्सेज, म्यूचुअल फंड्स और
मार्केट की लर्निंग के उपलब्ध हैं, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।